कैसे हो बेटा आप सब? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग वॉइस आ सर। रही बेटे सबको? मॉर्निंग मॉर्निंग गुड देवेंद्र, मॉर्निंग। गुड पिछली मॉर्निंग। क्लास नहीं लिया आपने? सर निकी मैं पिछली मॉर्निंग। क्लास में मेरा कहीं डिटेलमेंट आ गया था यूपीएससी का ऑल इंडिया एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, तो मैं उसमें चला गया। अच्छा अच्छा, क्या मतलब क्या आ गया था? मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से वो था सर कि मैं डिटेल कर दिया था उधर यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इन्विजिलेटर में। अच्छा अच्छा, तो वो संडे को उसमें मैं बिजी हो गया। चलो कोई नहीं बेटा। पिछली क्लास में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टार्ट किया था। आज हम डॉक्ट्रिन, बोला आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पूरा फिनिश कर देंगे, बस ईजमेंट रह जाएगा। ईजमेंट एक दिन का लेक्चर है, ठीक है ना? वॉइस आ रही है भगवती आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। क्लास नहीं ले रहे आप? आ नहीं रहे लेने के लिए? एक भी क्लास नहीं लिया आपने? सर एक्चुअली ना बाहर चली गई थी दिल्ली से, इसलिए नहीं ले पाई थी। अभी से लूंगी कंटिन्यू। ठीक है, अभी आपने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया पूरा का पूरा। पर कोशिश करो भगवती, क्लास लो आके, फिर जितने भी ठीक है सर। इम्पोर्टेंट है मैं बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सारे के सारे डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन के साथ गिफ्ट क्या है आपका, लीज क्या है, मोर्टगेज क्या है, ठीक है ना? आज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें बेटा हम? बताओ देवेंद्र, स्टार्ट करें हम बेटा आज ही? हाँ सर, करिए। एक मिनट बेटा बस। पिछली क्लास में किसी को डाउट था किसी भी टॉपिक में? पीडीएफ सबको मिल गए होंगे मेरे हिसाब से। यस सर। एक मिनट बेटा बस। सर आपने एमसीक्यूज के आंसर नहीं दिए। आज अभी भेजता, आज ही भेजता मैं ना, वो जो आपको पिछली बार एक बुकलेट भी मिली थी ना एमसीक्यू की, जैसे हर उसमें मिली थी, याद है बेटा सीमा आपको? फर्स्ट ईयर हाँ में जी। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने भिजवाई थी। हाँ जी, हाँ जी, उसी के आंसर्स चाहिए थे। ठीक है, मैं आज भिजवाता हूँ, आज ही भिजवाता हूँ बेटा, ठीक है? नहीं यार रुक, क्या भिजवा ही दूंगा मैं डेली भूल थैंक यू जाता सर। हूँ। थैंक यू। फिर आपको भी दिक्कत होती है, ठीक है ना? देखो आप, एक मिनट। देखो आप बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमारा चल रहा है, ठीक है ना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देखो आप, स्क्रीन में सबको विजिबल है ना ये? दिख रहा है बेटा स्क्रीन में सबको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? ये सबको मिल गए थे वाले? बताओ बेटा, सबको मिल गए हाँ, ये थे? मिला था। हाँ जी सर। जी मिल जी। गए थे ना ये सारे? इसमें देखो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या पढ़ा था बेसिकली। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है आपका? सेल, लीज, मोर्टगेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ठीक है ना? इसके बाद ऑक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है ना? अब ये जो बेसिकली होता था ट्रांसफर, ये कैसे हो सकता है? पार्टी के थ्रू, पार्टी के थ्रू टेस्टामेंट्री यानी कि विल बना के। इसके बाद अन इन टेस्टामेंट्री, हमने ये फैमिली लॉ में पढ़ा भी है बेटा, याद हो किसी को? एक मिनट यार। देखो आप, अब जो इन टेस्टामेंट्री थी इसमें मूवेबल या फिर
आपका इमूवेबल होगी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर। स्पेशल ट्रांसफर में देखो क्या क्या चीजें आ रही है, सेल, मोर्टगेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और ऑक्शनेबल क्लेम। ऑपरेशन ऑफ लॉ हमने पढ़ा है बेटा। ऑपरेशन ऑफ लॉ कहने का मतलब होता है किसी की डेथ होना, या फिर पर्सन है जो इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, उसे क्या बोला जाएगा? ऑपरेशन ऑफ लॉ। पिछली क्लास में हमने रिवर्सर और रिमाइंडर पढ़ लिया था, ठीक है ना। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी हो गया था हमारा। वेस्टेड, वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट, एक बार इसके बेटा ये देख लो आप एग्जाम्पल, ठीक है ना, किसका? वेस्टेड और कंटीजेंट का, ठीक है ना। वेस्टेड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है जैसे एक्स ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया वाई को, ठीक है, तो वाई के पास जो प्रॉपर्टी रह गई ये क्या एक तरह से वेस्टेड है जब वो 20 साल का होगा। ये एक तरह की प्रेजेंट और इमीडिएट राइट है। वहीं आपका कंटीजेंट क्या है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कंटीजेंट आपका हैपन भी होगा, नॉट हैपन भी होगा, ठीक है ना। तो एक्स अपनी ट्रांसफर प्रॉपर्टी को वाई तक पहुंचा रहे कंडीशन के साथ कि वाई इस पे घर बनाएगा। अगर वो घर बना लेता है तो उसको क्या मिल जाएगा? कंटीजेंट इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर नहीं बना पाता तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब है वेस्टेड इंटरेस्ट कब होता है? जब आपका हैपनिंग है। और कंटीजेंट इंटरेस्ट कब होगा आपका? जब मे और मे नॉट हैपनिंग अकर करेगा। इसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी हमने पढ़े थे कुछ, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। इसको बेटा एक बार 1 मार्क्स के लिए देख लेना आप। कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है? सब्जेक्ट मैटर। फॉर्मेलिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसफर के लिए। आप ट्रांसफर का मतलब क्या होता है टैक्सेशन में? बेसिकली सेल कर, ठीक है ना। अब ये जो सेल होता है, ये बेटा सबको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है ना देवेंद्र, सीमा, भगवती आपको? हाँ सर, दिख यस रहा है। सर। ठीक है ना। तो देखो आप, अटेस्टेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा। अटेस्टेशन बेसिकली क्या है? जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, अब आप उस डॉक्यूमेंट को आप ट्रांसफर करना चाहते हो प्रॉपर्टी को, तो अटेस्टेशन कराना मैंडेटरी है। अब अटेस्टेशन में बेसिकली होता क्या है? तो विटनेस के सिग्नेचर होंगे, या फिर एक स्टैम्प ड्यूटी पेबल, जो हम स्टैम्प ड्यूटी पेबल कर रहे हैं उसके सारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अटेस्टेशन इज वैलिड एंड कंप्लीट व्हेन टू विटनेस साइन द इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये, कई कई बार क्या होता है सारे ट्रांसफर में अटेस्टेशन रिक्वायर नहीं होता। जैसे कि आपका गिफ्ट हो गया, ठीक है ना। गिफ्ट में जैसे हम किसी को ट्रांसफर गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब गिफ्ट में हमने किसी को कुछ सामान दिया, तो उसमें अटेस्टेशन जरूरी नहीं है। अटेस्टेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है एक बार सर को बुला दो बेटा, वो जो सारे वो छोटे हैं। हाँ, अटेस्टेशन बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सिग्नेचर किए जाते हैं किसके? एग्जीक्यूटेंट के। एग्जीक्यूटेंट जो खरीद रहा है, जो बायर, ठीक है ना। बेसिकली आपके अटेस्टेशन में 2 विटनेसेस होते हैं। हर विटनेस अपना एक मार्क छोड़ता है, मार्क यानी कि एक तरह से साइन। किसमें? इंस्ट्रूमेंट में। एक अदर पर्सन साइन करते हुए एक अपनी डायरेक्शन बताएगा, एक अपनी डायरेक्शन बताएगा बेसिकली, किस डायरेक्शन के हिसाब से जो बायर है उसने प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो देखो आप, अब इसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जरूरी नहीं, एक नोट ध्यान रख के रखना आप कि अटैच कर रहे हैं हम विटनेस को कि उस समय प्रेजेंट ही रहे। अब रजिस्ट्रेशन में देखो आप, बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराने से एडवांटेज क्या हो जाता है? जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली उसके ऊपर आपका पूरा अधिकार हो जाएगा एक तरह से रजिस्ट्रेशन करा के। और हर ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन नेसेसरी, यानी कि
एक एसेंशियल टर्म है, एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी। इसके बाद आपका नोटिस है। नोटिस आपका एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में जो मैंने उसको फैक्ट तो पता होगा। अब इसके बाद देखो, ट्रांसफरी एक ड्यू नोटिस के साथ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, जिसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना। इसके बाद हमने बेटा समझा था कि हम क्या कर सकते, इन अलाइबिलिटी। इन अलाइबिलिटी डॉक्ट्रिन स्टार्ट कर दिया था टॉपिक। बेसिकली अनाइलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वापस नहीं करना। ठीक है ना, जो आपके पास आ रहा है आप उसे वापस नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल में पिछली क्लास में बताया था कि उदय को जो प्रॉपर्टी, उदय ने अपनी प्रॉपर्टी मजनू को दी है, वो एक कंडीशन को ऐड कर रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वापस बी के पास चली जाएगी। तो ये केस क्या होगा, इनवैलिड कंडीशन होगा। यहां तक क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है, जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है आप उसको वापस से फर्स्ट पर्सन को नहीं दे सकते। किरण, आपको क्या डाउट है बेटा कोई? आपने हैंड रेस किया है। बोलो बोलो किरण, डाउट है कोई? सर गलती से दबा दिया होगा। हाँ बेटा, बच्चे बाहर भी होते हैं। पता नहीं संडे के दिन कौन बाहर होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आपको गिन के बस 2 घंटे क्लास लेनी है, ले लो आराम से, क्योंकि अभी डिफिकल्ट होगा। अभी देखो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद, ईजमेंट का। उसको ढूंढने में मुझे बहुत बुरी, कम से कम 4 दिन लगे ढूंढने में। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है क्या आपके हाँ, पास? वही वही भिजवाऊंगा मैं, कि आज वही भिजवाऊंगा मैं। ठीक है, आज ओके, थैंक यू थैंक यू। मैडम से बात कर रखी है मैंने। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में मैंने एमसीक्यू नहीं भिजवाए थे प्रैक्टिस के लिए, जी जी। वैसे सेकंड ईयर में अभी भिजवा दूंगा मैं। ठीक है ना, आज की क्लास के खत्म होते ही ओके मैडम सर। के पास है, मैं भिजवा दूंगा। इससे होगा क्या ना बेटा, आप प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ में, ये नहीं कि आखिरी में बर्डन है फिर दिक्कत हो जाए। वैसे भी इतनी सारी बुकें हैं। ठीक है ना, देखो आप, वैसे भी बेटा कई बच्चों ने जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई बच्चे ऐसे जिनकी बैक आ रखी है, एक एक दो दो सब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो सेकेंड ईयर में वापस से वो सब्जेक्ट देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि सेकेंड ईयर में किसी की बैक आए, और बल्कि सेकेंड और थर्ड ईयर एक ऐसे ईयर है जिसमें एक लाइन लगती है बैक की। क्योंकि इतने ये डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आप इसे घर बैठ के करोगे भी तो भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो आप, बेसिकली जो वापस करना प्रॉपर्टी को एक किस कंडीशन में पॉसिबल है। सबसे पहला, कोई लेजर है, ठीक है ना, लेजर लीज और इंटरेस्ट को वापस सेल करना चाहता तो कर सकता है। सिचुएशन टू हमने पढ़ी थी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक वुमेन है, वुमेन जो हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट है ना, मुस्लिम नहीं है, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि अपने मैरिज में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, पार्शियल रिस्ट्रेन हमने पढ़ लिया था कि फैमिली सेटलमेंट के कंडीशन में मेंबर को अलाउ नहीं किया जाता कि अपने शेयर को किसी स्ट्रेंजर को दे। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड डॉक्ट्रिन था रिस्ट्रेंट ऑन इंजॉयमेंट। ये बेसिकली इंजॉयमेंट कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी देने के बाद वो उस प्रॉपर्टी में रहेगा, साथ में उसको एंजॉय कर भी सकता है। ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल से भी समझा रखा है कि जो भीम है उसने चुटकी को हाउस सेल किया है और एक कंडीशन जोड़ी है कि बस चुटकी उसमें रह सकती है।
तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, इनवैलिड होगी। जब भी कोई लैंड ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, तो जो सर ट्रांसफरर होता है। सॉरी, हाँ सर बेटा सॉरी बोलो। टू इंटरप्ट, आप सिचुएशन टू समझा सकते हैं? ये समझ में नहीं कौन आया। सा व्हेन बेटा? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वैलिड। अच्छा ये वाला। हाँ जी, ये सिचुएशन जो। टू में कंडीशन क्या है कि एक वुमन है जो हिंदू बुद्धिस्ट या मुस्लिम नहीं है, तो इस केस में कंडीशन लग जाएगी, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। उसके पास एक ऐसा कोई सा भी अधिकार नहीं कि अपने मैरिज के समय, ड्यूरिंग हर मैरिज, अपने मैरिज के समय अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने आपको बेटा फैमिली लॉ में समझाया भी था फर्स्ट ईयर में, कि जैसे कोई लेडी है, लेडी को पहले अपने क्या करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कोई मुस्लिम से शादी कर रहा है तो मुस्लिम उसको बनना पड़ेगा, ठीक है ना। मुस्लिम बनने के बाद ही उसको उसके घर का हिस्सा मिल पाएगा, ठीक है ना। अब इस केस में भी सेम कह रखा है कि अगर कोई वुमेन है, उसने कोई रिलीजन को अडॉप्ट नहीं कर रखा, तो उसके पास कोई ऐसी पावर या अधिकार नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है या ऐसे कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। यहां तक क्लियर है? ओके ओके सर, अब समझ में आया। अब देखो आप, इसके बाद देखो रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट में हमने पढ़ा जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में रह रहने के साथ साथ उसको एंजॉय भी कर सकता है, उस पर कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसमें समझा रखा है कि जब लैंड ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जो ट्रांसफरर है उसके पास ऐसी कोई सी भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय ना करे, बल्कि वो एंजॉय कर सकता है, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शन भी समझा रखा है, अगर कंडीशन इम्पोज कर दी गई है, ठीक है ना, एंजॉयमेंट की, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, वैलिड होगी। कहने का मतलब है कि एक सर्किट है, उसके पास दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई। अब सर्किट अपनी प्रॉपर्टी वाई को मुन्ना को भेजा है, कंडीशन उसने पुट कर दी है कि मुन्ना प्रॉपर्टी वाई में कोई भी घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता एक स्टोरी के ज्यादा, एक स्टोरेज से ज्यादा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेगा, सर्किट प्रॉपर्टी एक्स में एक गुड लाइट और फ्री एयर के साथ रहेगा। मतलब गुड लाइट और फ्री एयर यानी कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या हो गई बेटा, आपकी कंडीशन वैलिड हो गई। अब कंडीशन वैलिड क्या हुई है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा? मैं आगे चलूं डॉक्ट्रिन में। ये जब बेटा आप एडवोकेट बन जाओगे ना, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन के केस में। अब देखो आप, अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो किसी भी पर्सन को, कोई ऐसी कंडीशन जोड़ देते हो कि पर्सन इंसॉल्वेंट है, वो होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी को, तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, इनवैलिड होगी लॉ के हिसाब से। सेकंड एक्सेप्शन क्या, अगर लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को लीज करता है, तो एक कंडीशन लगा देगा कि लीजी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका लीज जो एग्रीमेंट है वो एंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। इसमें तीन चीजें समझने वाली होती है। पहली चीज समझने वाली क्या होती है, सपोज एक बाप है, ठीक है ना, एक फादर अपने बेटे जो अभी पैदा नहीं हुआ है, बेटे या चाइल्ड के नाम प्रॉपर्टी को करना चाहता है, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी करने से पहले उसको प्रॉपर्टी किसको देनी पड़ेगी, किसके नाम करनी पड़ेगी, मदर के। अब मदर मदर या फिर किसी फैमिली रिलेशन में, ठीक है ना, किसी स्ट्रेंजर को नहीं, फैमिली रिलेशन में। अब फैमिली रिलेशन कहने का मतलब है, देखो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इट शुड बी प्रिसीडेड बाय लाइफ स्टेट इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करने वाले हो उसको पहले आपको किसी एक लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या समझाता है, इसमें बेसिकली तीन पॉइंट होते हैं, मैं एक और तीसरा पॉइंट भी ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। ये बेटा ये पूरी लॉ की लैंग्वेज है, वेयर वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी लॉ की लैंग्वेज है। इसको इन तीन पॉइंट में अच्छे से समझा है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले हो उसको पहले अनबॉर्न करने से पहले किसी लिविंग में करना पड़ेगा, आपने फैमिली लॉ में भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, सेकंड पॉइंट कहता है कि जैसे सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जैसे अनबॉर्न पर्सन बॉर्न हो गया, जैसे एक फादर का बच्चा पैदा हो गया,
तो पैदा होते ही जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी हमने लिविंग पर्सन पे, वो लिविंग पर्सन से किसके पास चली जाएगी? बॉर्न पर्सन के पास। यहां तक क्लियर? अब बॉर्न पर्सन तक चली गई तो बॉर्न पर्सन, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट ये क्या था हमारी कंडीशन का? जो बॉर्न पर्सन, बॉर्न चाइल्ड है, बॉर्न चाइल्ड 18 साल तक उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, ठीक है ना? वो अपने भाई बहन, अगर उसका अलग से भाई बहन होता है तो 18 साल तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब वो मेजर हो जाएगा तो 18 साल के बाद उसको पार्टीशन भी लग सकता है या फिर उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? आगे चलो, भगवती आ गया ना समझ में? ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। बताओ बेटा, आया समझ में आपको ये? हाँ जी सर। अच्छे से आ गया ना? इसके बाद हाँ, देखो, सपोज एक, पढ़ने के बाद बताएंगे। क्या बेटा? देखो आप, कंडीशनल ट्रांसफर अब आता है। कंडीशनल ट्रांसफर एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन आपकी प्रेसिडेंट भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट भी हो सकती है, ठीक है ना? अब एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं कि इम्पॉसिबल टू फुलफिल नहीं होने चाहिए, मतलब ये सारी चीजें पढ़ लेना बेटा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होने चाहिए। अब एक कंडीशन प्रेसिडेंट और कंसिडेंट सब्सिक्वेंट क्या है, ये पिछली क्लास में मैंने समझाया था। सीमा आपको याद है बेटा? करा था हमने। यस सर। क्या होता है बेटा, कुछ आइडिया? प्रेसिडेंट कंडीशन ट्रांसफर करने से पहले जो कंडीशन लगाई जाती है, और वेरी गुड। सब्सिक्वेंट जो ट्रांसफर के बाद जो सब्सिक्वेंट कंडीशन। एग्जाम्पल अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सर ये हो सकता है, जैसे मान लो किसी ने ट्रांसफर की है और सब्सिक्वेंट कंडीशन लगाई है, उसमें हम्म। वो ये कह सकते हैं कि मेरी लुक आफ्टर अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो वापस हो जाएगी प्रॉपर्टी। करेक्ट है। कोई और प्रेसिडेंट कोई में क्या एग्जाम्पल लेंगे? अगर हम प्रेसिडेंट में एग्जाम्पल लें तो प्रेसिडेंट में तो कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं फुलफिल होगी तो ट्रांसफर नहीं होगी। करेक्ट है बेटा, यानी कि एक तरह से इनकम्प्लीट है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। कंप्लीशन, कंप्लीशन कब होगा? जब कंडीशन सब्सिक्वेंट होगी, ठीक। हाँ इसके जी बाद सर, वो देखो बात। आप, अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में। अब स्टार्ट करता हूं मैं अपने सारे डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन में बेसिकली आपके डॉक्ट्रिन कौन कौन से हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेनेबल ओनर है, ठीक है ना? डॉक्ट्रिन बाय एस्टोपल है, डॉक्ट्रिन बाय डॉक्ट्रिन, और भी डॉक्ट्रिन है, इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। तो देखो, सबसे पहला डॉक्ट्रिन होता है चूज करना, ठीक है ना? अभी चूज करने का मतलब क्या होता है? इलेक्शन में बी डिफाइंड एज चूजिंग बिटवीन टू राइट्स वेयर देयर इज अ क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर इंटेंडेड टू एंजॉय। कहने का मतलब है चूज करना। अभी चूज करने का मतलब क्या, आगे मैं अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? कहने का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, एक प्रॉपर्टी है जो आपको मिलने वाली है गिफ्ट डीड के थ्रू। अब आपको बोला जा रहा है कि प्रॉपर्टी आप किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर करो, ठीक है ना? अगर आपको प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है तो आपको प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना चाहिए, ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना? नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जब तक आप इस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये। अब इसमें कि बेटा लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड क्या कहना चाहता है, देखो ध्यान से समझना। अडोनी शैल नॉट अलाउड टू अप्रोप्रिएट एंड रीअप्रोप्रिएट एंड दैट इफ ही अप्रोप्रिएट्स। कहने का मतलब है वो सारे के सारे पावर, ही शैल डू ऑल हिज पावर टू कन्फर्म द इंस्ट्रूमेंट विच ही अप्रोप्रिएट्स। मतलब वो सारे के सारे पावर अपने लगा सकता है इंस्ट्रूमेंट में जो उसके पास रखा हुआ है, ठीक है ना? कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का जो पर्सन है, बेनिफिट लेने वाला इंस्ट्रूमेंट का, वो सारे के सारे बर्डन को अपने पास बियर करेगा, ठीक है ना? अब देखो इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट को समझते रहेंगे धीरे धीरे। अगर मान लो ट्रांसफरर, सेलर सेलर प्रॉपर्टी देने से पहले ही मर गया,
ठीक है ना, या प्रॉपर्टी को रिजेक्ट हो गया ट्रांसफर की वजह से, तो जो ट्रांसफरर के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस से किसको देंगे, बायर को देंगे। ठीक है ना। अब इसमें एक एग्जांपल से समझा रखा है। कहने का मतलब है जो अक्षय है वो अपनी प्रॉपर्टी को दे सकता है विनोद को। अब विनोद क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को चिन्मय को देगा। अगर मान लो विनोद ने इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, बायर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये जो अक्षय अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जो प्रॉपर्टी वापस अक्षय के पास नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। तो अक्षय के जिंदा रहते रहते उसको अपनी प्रॉपर्टी को चिन्मय को देनी पड़ेगी। मान लो अगर अक्षय डाई हो गया चिन विनोद के प्रॉपर्टी को चूज करने से पहले, समझ रहे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मान लो एमसीक्यू में आएगा बेटा, अगर अक्षय जो सेलर है, if seller die before the buyer accepting the property, then the hire of seller, देखो अब hire of seller will compensate Chinmay from Akshay property to the extent of 500। कहने का मतलब है कि जो अक्षय है वो चिन्मय को 500 में देने वाला था थर्ड पर्सन को। अब इस केस में जो हायर है, हायर कौन, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वारिस, जो सेलर के वारिस है वो कंपनसेशन देंगे किसको, चिन्मय को देंगे अपनी प्रॉपर्टी का। यहां तक क्लियर है बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है जो बायर प्रॉपर्टी को चूज करेगा। अब चूज करने से पहले ही अगर मर जाए सेलर, ठीक है ना, सेलर मेरे को प्रॉपर्टी देने वाला, मैं बायर। अब बायर क्या प्रॉपर्टी जब लेगा उससे पहले अगर सेलर मर गया, तो इस केस में क्या होगा, मेरे जो वारिस है वो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का एक्सटेंड का शेयर देंगे किसको, थर्ड पर्सन को। ठीक है ना। इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन अराइज कब होता है, जब ट्रांसफर सेम डॉक्यूमेंट में, हाँ ये बात हम समझ रहे हैं बेटा, गिफ्ट डीड में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है ना, गिफ्ट डीड में ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब है आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, ऐसे मेरे दादाजी उन्होंने मेरे को गिफ्ट दे दिया प्रॉपर्टी, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को थोड़ी ना दूंगा, सिंपल सी बात है, तो मुझे गिफ्ट मिला। पर जो कोई सेकंड फर्स्ट पर्सन अगर मेरे को गिफ्ट वैसे दे रहा है, प्रॉपर्टी सिंपल ट्रांसफर कर रहा है, तो मेरे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है कि मैं उस प्रॉपर्टी को अपने पास भी रख सकता हूं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को दे सकता हूं। ठीक है ना। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है कब एप्लीकेबल होगा, जब सेम डॉक्यूमेंट होगा और अगर ट्रांसफर गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी से बनाया जा रहा है, तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको समझ के कर लेना बेटा, एग्जाम्पल से और अच्छे से आ जाएगा। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल कब होता है, जब बेनिफिट डायरेक्टली दिया जा रहा है, अगर कोई पर्सन बेनिफिट नहीं ले रहा। ठीक है ना। जैसे इस एग्जांपल में बोल रखा है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को बी सन को देता है, अब इसी इंस्ट्रूमेंट में बी प्रॉपर्टी सी को दे रहा है, तो इस केस में बी इलेक्ट नहीं कर सकता और प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकता, उसके जो लड़का है वो गिफ्ट को रख सकता है। भाई क्लियर है यहां तक, मैंने आपको समझा दिया डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहने का मतलब है चूज करना। अब बायर क्या करेगा, चूज करेगा प्रॉपर्टी कि वो अपने पास रखे या फिर वापस से किसी थर्ड पर्सन को दे दे। अगर वो अपने पास नहीं रख रहा, ठीक है ना, अगर उसने इलेक्शन भी नहीं किया, अपने प्रॉपर्टी को चूज भी नहीं किया, तो उस केस में जो बायर के लीगल हायर है जैसे चिल्ड्रन है, वो इलेक्ट कर सकते प्रॉपर्टी को। यहां तक क्लियर है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, एक्सेप्शंस को पढ़ना है। ठीक है ना। अभी एक्सेप्शंस क्या कहना चाहते हैं कि अगर ट्रांसफर दो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है पर्सन को, एक पर्टिकुलर बेनिफिट प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है और वहीं दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है सेलर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय वो बोलता है आपको कि या तो आप बायर प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा या फिर बायर अपनी प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को देगा। ठीक है ना। यही डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है बेटा, मैंने समझाया। अब इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल समझा रखे हैं, जैसे ए की मैरिज सेटलमेंट है, अब उसकी वाइफ चाहे तो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है अपने लाइफ तक। ठीक है ना। अभी इस केस में समझो आप ध्यान से,
इस केस में बेटा यही बता रखा है कि जैसे ये हस्बैंड है, हस्बैंड के डेथ होने के बाद उसकी वाइफ के पास अधिकार है कि वो सुल्तानपुर की जो जमीन है उस पर अधिकार कर सकती है अपना, ठीक है ना। और एक और समझा रखा है इन्होंने कि ये जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को एक लेगेसी दे रखी है 1000 रुपीज की। यहां तक क्लियर है। तो इस केस में वाइफ वाइफ क्या कर सकती है, अपने क्लेम को ले सकते 200 वाले जो हस्बैंड ने उसको दिया था, और साथ में अदर बेनिफिट 1000 का भी ले सकती है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है, आगे चलूं मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आया बेटा समझ में, आगे चले हम। जी सर, आगे चलिए। ठीक है ना। अब देखो आप, जो मैंने सेकंड पीडीएफ दिखाया था ना मैं, कि उसको भी देख ले रहा हूं। उसमें क्या है बेटा, थोड़ा ना छोटा छोटा सा और एक पैराग्राफ में है, तो मैंने कहा डॉक्ट्रिन में इसको यहां से नहीं करा के इसी से ही करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, देखो ठीक। आप, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टिनेबल ओनर। अब ये ऑस्टिनेबल ओनर क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या कहता है, सबसे पहले समझना ऑस्टिनेबल ओनर होता क्या है। ऑस्टिनेबल ओनर बेसिकली होता क्या है, जिससे बोला गया, जिसे एक अधिकार दिया गया ओनर होने का, बट ही इज नॉट द रियल ओनर, ठीक है ना। एक तरह से कंस्ट्रक्टिव मोड में बोला गया कि वो ओनर है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में एक लड़का है, लड़का क्या है बेटा, लड़का घर में रह रहा है, जैसे सन। तो सन क्या क्या हाउस हो सकता है, नहीं। हाउस किसका होगा, फादर का हो। तो फादर क्या है, रियल ओनर। बट सन क्या माना जाएगा, ऑस्टिनेबल ओनर। यानी कि ऑस्टिनेबल ओनर कहने का मतलब है जो रियल ओनर नहीं होता है। तो इस केस में देखो, जो पर्सन अगर ऑस्टिनेबल ओनर है तो प्रॉपर्टी कंसिडरेशन पे दे सकता है, ठीक है ना। कंडीशन पे दे सकता है, ग्राउंड पे, कि जो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर ही की जा रही है वो गुड फेथ पे हो, ठीक है ना। और वो जो ट्रांसफरर है उसके पास पावर है ट्रांसफर। इसमें देखो ध्यान से समझना आप, ऑस्टेनेबल ओनर का डॉक्ट्रिन क्या कहना चाहता है, कि सबसे पहले जो ट्रांसफरर है वो ऑस्टेनेबल ओनर होना चाहिए। ऑस्टेनेबल ओनर कौन, कंस्ट्रक्टिव ओनर, नॉट द रियल ओनर। अब जो ओनर, अब ही इज बाय कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ रियल ओनर। कहने का मतलब है कि अपने एक्सप्रेस, लिखित या ओरल से, और इम्प्लाइड कोड ऑफ कंडक्ट या एक्ट ऑफ लॉ से वो रियल ओनर होना चाहिए। उसका जो ट्रांसफर है वो क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कहने का मतलब है कि उसको बेनिफिट मिले। अब बेनिफिट कैसे मिले, देखो आप, जैसे कि सन है, सन ने आपकी फादर की प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, तो सन क्या था, ऑस्टिनेबल ओनर था। अब जब सन ने प्रॉपर्टी को सेल आउट किया फादर की, तो प्रॉपर्टी को सेल करने पे उसको क्या मिलेगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कि मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है ना। अब जो मॉनेटरी वैल्यू मिली वो क्या है, ट्रांसफर से हुआ है, ठीक है ना। अब इस केस में देखो आप, इस केस में ये समझा जाएगा, जो बायर है, बायर ने क्या करा, गुड फेथ में आके ट्रांसफरर से, उसको ये लगा कि गुड फेथ में आके जो सेलर है उसके पास एक पावर है ट्रांसफर का, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है। तो इस केस में सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो ऑस्टेनेबल ओनर है वो बेसिकली आपका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो कंसिडरेशन के लिए करेगा। अब देखो, क्या गिफ्ट में कंसिडरेशन होता है बेटा, बताओ देवेंद्र नहीं, नहीं सीमा। होता। नहीं होता, वेरी नहीं गुड। सर। तो क्या गिफ्ट ऑस्टेनेबल ओनर के अंडर आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेनेबल ओनर? बताओ आप बेटा, वाइस बताइए। सारी डॉक्ट्रिन नहीं ऑफ सर, मेरे ऑस्ट्रेलिया। ख्याल से नहीं आएगा सर, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि कंसिडरेशन तो। कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं, ठीक है ना। इसमें देखो बेसिकली ट्रांसफर बाय ऑस्टेनेबल ओनर में कहना क्या चाहता है, होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट बेसिकली आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो जो होल्डिंग आउट ऑफ बेसिकली कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि मान लो रियल ओनर ना हो, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे हम प्रॉपर्टी अपनी परचेज करते हैं, क्या प्रॉपर्टी डीलर ऑस्टेनेबल ओनर में आएगा? हाँ जी आएगा।
वो रियल ओनर तो है नहीं। रियल ओनर कहने का मतलब है जो वहां पे रहता हो। तो जो ऑस्टेनेबल ओनर मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है, तो जो प्रॉपर्टी मैं उससे खरीद रहा हूं, तो किसके अंडर आ जाएगा? जो मैंने प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी परचेज की है, ये मेरी प्रॉपर्टी किसके अंडर आ रही है बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेनेबल ओनर। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है डॉक्ट्रिन में? नो सर। डॉक नहीं है ना? अब देखो आप, डॉक्ट्रिन ऑफ, ये भी बेटा आपका सेम है। देखो आप, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल। अब इसको ध्यान से समझना है, बेसिकली कहना क्या चाहता है। ठीक है ना? इस सेक्शन में देखो आप, पहले मैं कंडीशन को पढ़ लेता हूं बेटा। ठीक है ना? कंडीशन से क्या लॉ आपकी इजी हो जाती है, लॉ लैंग्वेज। अब कंडीशन में कहना क्या चाहता है, जैसे जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का, कंसिडरेशन में तो होता है, तो हमें पता ही। ठीक है ना? अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल, एस्ट्रोपल कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव, जैसे हमने टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ा था। ठीक है ना? कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म के रियल पार्टनर नहीं होते, पर उनको ऐसा दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो पार्टनर। ठीक है ना? तो इस केस में भी सेम क्या बोला है कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा जो कि फ्रॉडुलेंस और एरोनियस होगा। अब एरोनियस कहने का मतलब क्या है? एक तरह से फ्रॉडुलेंट एक्ट डन इन हार्मफुल वे। ठीक है ना? ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्ट किया जा रहा है जो हार्मफुल रहेगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? जो इससे जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफरर कौन है? सेलर। सेलर के पास एक अधिकार है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है ना? अब जो सेलर है वो एक तरह से, इसमें देखो आप, सिंपली क्या कहना चाहता है डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल। पहले मैं एक बार एग्जांपल से बता देता हूँ बेटा इसे। ठीक है ना? आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, शायद मेरे बोलने से ना हो पाए। एक हिंदू है, वो अपने फादर बी से सेपरेट हो गया। ठीक है ना? अब जो ए पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी सी को बेचना चाहता है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? फील्ड के नाम। तो इसमें ये बोला गया कि ए के पास ऑथराइजेशन है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। ठीक है ना? अब इसमें देखो, जेड जो प्रॉपर्टी है वो ए से बिलोंग करती ही नहीं। तो इस केस में जो प्रॉपर्टी है किसके पास रह जाएगी? बी के पास रह जाएगी पार्टीशन के समय। बट बी के डाइंग पे ए ऑब्टेन कर सकता है जेड की प्रॉपर्टी। तो जी इसमें प्रॉपर्टी सी नॉट हैविंग रिसेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रिक्वायर ए टू डिलीवर जेड टू हिम। कहने का मतलब है सिंपल बेटा, कहना क्या चाहता है कि जो पर्सन है, ठीक है ना, अब जो पर्सन है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, जैसे एक्स वाई जेड उसके 3 लैंड है। तो सपोज जो जेड थर्ड लैंड है वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती नहीं है सेलर से। तो इस केस में जो सेलर है, सेलर क्या करेगा? पहले एक इंटेंशन लेगा। ठीक है ना? इंटेंशन लेने के बाद किससे? जिसकी जिसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी। इंटेंशन लेने के बाद प्रॉपर्टी को बेचेगा किसी थर्ड पर्सन को। अब इस थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, रिस्टैंड यानी कि कैंसिल नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या है? इसको प्रॉपर्टी ए से मिल रही, ए ने एक तरह से अधिकार अपना ले लिया। ठीक है ना? तो डॉक्ट्रिन देखो आप समझेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल कहने का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा? एक अधिकार लेगा। अगर उसके पास अधिकार नहीं, अधिकार लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। तो बेसिकली अगर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंस और एरोनेस है, तो ट्रांसफरर का एक अधिकार होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। इस केस में जो सेलर है,
सेलर के पास वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी रहेगी, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, बायर को गुड फेथ कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रायर नोटिस से पहले, प्रायर ट्रांसफर से पहले। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा, सीमा, देवेंद्र, आगे चले हम कि और करें अभी से? सर इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का कुछ हो सकता है क्या? जैसे आप हम्म, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जैसे मेरे फादर से मुझे वो हिस्सा उनके बेचने से पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा या रिटर्न में कुछ लेना पड़ेगा इंटेंशन का, तो क्या इस तरीके का चीज जो पावर ऑफ अटॉर्नी में भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? नहीं, पावर टर्निंग में नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। वो तो एक तरह से मेरा मूल अधिकार है ना, मैं उनकी फैमिली में रह रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को परमिशन की क्या जरूरत है उस चीज, वो तो मेरा एक अधिकार है, मेरे को उसका हिस्सा मिलना ही, सर चाहे सर मुझे स्टॉप बेदखल कर दिया जाए। सर स्टॉपर वो भी होता है कि पहले कोई स्टेटमेंट दे दी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और फिर उसको हम वापस नहीं ले सकते, हमें वो फुलफिल करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट है बेटा, जो एकदम स्टेटमेंट सही दे दी बोला। है तो उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। हम्म, स्टॉपर का ये भी होता है शायद, या नहीं यही सर? यही है बेटा, यही है, ठीक है ना। एक नोटिस देना पड़ता है, प्रायर नोटिस। और कोई डाउट है बेटा? आगे चले हम? आगे चले देवेंद्र, मिक्की, भगवती की अभी सर आगे डाउट है आगे किसी चलिए। को? ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, इसको बेटा एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। पढ़ने में हम पढ़ेंगे कैसे, देखो समझो आप। कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर जिससे हमें पैसा लेना है, ठीक है ना। अब जो क्रेडिटर है जिससे हमें पैसा लेना है, इस केस में क्रेडिटर के पास कुछ भी नहीं है देने का प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाएगी? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अब इसमें क्या कर सकता है जो डेटर है, वो एक तरह से स्यू कर सकता है, ठीक है ना। और ये सच ट्रांसफर क्या होगा? वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। ये ट्रांसफर वैलिड कब तक होगा? जब तक जो क्रेडिटर है वो कोर्ट ऑफ लॉ तक जाए ना, ठीक है ना, ट्रांसफर को इनवैलिड घोषित डिक्लेरेशन ना हो। अगर मान लो वंस द क्रेडिटर डेटर के ऊपर स्यू कर देता है, तो इस केस में जो डेटर है उसकी इंटेंशन रहेगी कि जो ट्रांसफर है डिक्लेयर हो गया इनवैलिड बाय कोर्ट। इसमें देखो, परफॉर्म प्रेफरेंस ऑफ वन क्रेडिटर ओवर अनदर इज नॉट फ्रॉडुलेंट अंडर द सेक्शन इफ द होल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नथिंग इज लेफ्ट फॉर अदर क्रेडिटर। कहने का मतलब है इसमें एक प्रेफरेंस होती है, जो प्रॉपर्टी अगर पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दी गई है क्रेडिटर को, तो इस केस में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है जो क्रेडिटर को मिल गई, अब क्रेडिटर के बाद किसी और सेकंड या थर्ड क्रेडिटर को ट्रांसफर नहीं करी जाएगी, यानी कि फर्स्ट एक सिंगल क्रेडिटर को ही ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहने से मतलब है बेटा, ये आपका जो ट्रांसफर है क्या होता है? आपका क्रेडिटर के हिसाब से वाइडेबल होता है, कोर्ट को हम चैलेंज कर सकते हैं, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करता है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन क्या कहना चाहता है हमसे? सपोज हमें कोई प्रॉपर्टी मिल रही, अब प्रॉपर्टी जब हमें वो मिल रही है, प्रॉपर्टी मिलते समय हमारे हमारे साथ क्या हो रहा है? फ्रॉडुलेंट हो रहा है, एक फ्रॉडुलेंट एक्ट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट के पास जाके उस प्रॉपर्टी से अपना नाम हटवा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? बताओ बेटा, किसी को डाउट है? आगे चले हम? आगे चलिए। यस सर। पक्का आ रहा है ना? मैं की आवाज से तुम लग रहा आप क्या आ रहा है समझ में? ये आ रहा है, मैं इधर ही। डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन थोड़े से डिफिकल्ट है ही बेटा, ठीक है ना। अगर ना भी आए ना समझ में, तो एक बार इसको यूट्यूब में सर्च कर लेना या फिर गूगल में, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये डॉक्ट्रिन क्या है ना, बेसिकली आज हमने पढ़ा तो कल तक हम भूल ही जाएंगे इससे, ठीक है ना। ह्यूमन माइंड है ये हमारा, मैं ह्यूमन सेल्फ माइंड स्टडी में। कर लेता हूँ सर। अच्छी बात है बेटा, ठीक है ना। अब देखो आप, इसके बाद सेल्फ स्टडी कर भी लेना चाहिए बेटा, आगे चल के आपको सेल्फ स्टडी ही करना है एडवोकेट का होने के बाद, ठीक है ना। आपको हर चीजें याद नहीं रहेंगी।
डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, देखो पार्ट परफॉर्मेंस कहने का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ लैंड का जो एंटर किया गया दो पार्टीज के बीच में। अब इसमें देखो पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि कुछ रहा हुआ परफॉर्मेंस। अब इस केस में जो बायर है प्राइस पे करेगा एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो जो ट्रांसफरर है वो बी से प्रॉपर्टी इविक्ट करवा सकता है, इविक्ट एविक्ट करवा सकता है बी से। एविक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को पता है? बेदखल करना। हाँ, बेदखल करना, ठीक है ना। तो ही कैन ही डू सो, वो ऐसा कर सकता है? नहीं। बी विल नॉट अलाउ टू सफर सिंपली बिकॉज द फॉर्मेलिटी और रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बी थो, ठीक है ना। और ये किसके अंडर आ जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से समझा इन्होंने कि एक एक पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है ना। सेलर बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बायर को जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, बायर को जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो क्या देखता है कि प्रॉपर्टी तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रखा प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी का जब रजिस्ट्रेशन हो नहीं रखा तो क्या बायर इस प्रॉपर्टी को ले सकता है? नहीं ले सकता। सिंपली आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी से हम अलग नहीं हो सकते, उसको बाद में हम रजिस्ट्रेशन करा सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कहता है। पार्ट परफॉर्मेंस कहने का मतलब है आधा काम किया हो, ठीक है ना बेटा। तो सर आधा काम, ये हाँ बोलो सर ये बेटा पार्ट सीमा। परफॉर्मेंस इस टाइप से ना, जैसे मान लो हमने कोई परचेज की कोई लैंड हम्म, और उसका हमने टोकन मनी दे दिया, तो हाँ फिर हाँ वो पर्सन हमें मना नहीं कर सकता। हाँ, ये ऐसे भी अ, कर लो आप, ठीक है ना। कुछ क्योंकि हम बाकी का भी अमाउंट गुड फेथ में देने वाले हैं, हम हम्म, मना नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर प्रॉपर्टी पे हमारी ओनरशिप होगी। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। यही ओनरशिप है ना होगी, सर? यही है बेटा, ठीक है ना। पार्ट परफॉर्मेंस या फिर आपकी फीस आधी पे की गई है, ठीक है ना। हाँ जी, और फीस आधी बाकी पे गई, करने वाले हैं। हाँ हाँ जी। बाकी करने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो हाँ देखो जी। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना आप। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा रिमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, दोनों के बीच में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, लिखेगा, ठीक है ना। कोई भी नेसेसरी इसमें कंडीशन अगर हुई तो एक ट्रांसफर असरटेनियम, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा आपका ट्रांसफर, ठीक है ना। इस केस में जो बायर है उसके पास प्रॉपर्टी की पोजीशन होगी। अगर प्रॉपर्टी की पोजीशन उसके पास नहीं है तो कंटिन्यू कर सकता है पोजीशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो जो बायर है, बायर सारी की सारी अपने जो पार्ट उसका रुका है, चाहे वो आपकी फीस हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो, सेलर से बोलेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन करवा के मुझे दो। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट में क्या कहता है कि जो ट्रांसफरी है वो सारे के सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, फुलफिल करवाएगा। अब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो आप, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसने ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सबसे पहला आता है देखो स्टेट का। अब स्टेट में क्या होता है? चांस ऑफ एन हायर अप्रेंट सक्सीडिंग टू एन स्टेट। ये बेटा जब हम ईजमेंट लॉ पढ़ेंगे ना, तो ईजमेंट लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है प्रॉपर्टी लॉ में, तो अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ईजमेंट का कहने का मतलब क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी को यूज करना। जैसे टीनेंट है, टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसे ईजमेंट कहा जाता है। ईजमेंट कहने का मतलब है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, उसे ईजमेंट कहा जाता है। तो इसमें देखो आप, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देखो किंग्समैन, किंग्समैन की अगर डेथ हो गई तो उसकी लिगेसी, किंग्समैन क्या एक तरह से किंग पर्सन, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है? अब जैसे आप किंग की प्रॉपर्टी है, क्या बेटा आपको राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है आम पब्लिक को? नहीं। पर ट्रांसफर कहने का सेल, आम जो राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी उन्हें सेल किया जाता है, उनकी लेगेसी को सेल किया जाता है? नहीं जी, नहीं किया जाता। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या रहा है?
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई इजमेंट जिसमें डोमिनेटेड हेरिटेज है। हेरिटेज कहने का मतलब है एक लैंडलॉर्ड, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड घर ही में रह रहा है, ठीक है ना। अब अपने घर में रहते हुए क्या कर रहा है, किराए को रख रहा है। तो किराया और लैंडलॉर्ड के बीच में क्या बन रहा है, ईजमेंट बन रहा है। अभी इसी ईजमेंट में क्या लैंडलॉर्ड टेनेंट को अपने घर को ट्रांसफर कर देगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका डोमिनेट हेरिटेज है। इसके बाद देखो प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर किसी प्रॉपर्टी को इंजॉयमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन दे रखी है तो इस प्रॉपर्टी को भी इंजॉय नहीं करा जा सकता। जैसे आपका मंदिर है, हम मंदिर में जाते हैं, वाकिफ में जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके क्या उसकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो आप? तो उस प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। राइट टू स्यू, इसको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोई पब्लिक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर का ऑफिस रेलवे स्टेशन क्या आपको ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो हो गया, प्लेन हो गया। इसके बाद साइफंड मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, सिविल पेंशनर को दी जा रही है, ये भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। आगे चलो बेटा, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? डाउट है बेटा किसी को? सीमा, देवेंद्र, मिक्की, भगवती, नहीं आगे सर, चले? नहीं। अच्छे नो से सर। आगे ना बेटा, इसको पढ़ के जाना है एमसीक्यू में, नहीं सर, आगे चलते हैं। ठीक है ना। इसको एमसीक्यू में पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। अब देखो आप, परपेचुटी कहने का मतलब है इनडेफिनेट पीरियड तक उसको यूज करना, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या बोल रखा है, देखो आप, ये जो रूल्स है परपेचुटी का, ये आपका इंडेफिनेट पीरियड के लिए यूज होता है। जैसे हम किसी के प्रॉपर्टी में रहते हैं, जैसे बेटा आपका घर, क्या आप आपके घर में रूल रूल ऑफ परपेचुटी अप्लाई कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे बेटा मैं हूं, मेरा बेटा पैदा होगा। अब बेटा पैदा होगा, जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर ने घर बनवाया, या सपोज दादाजी का घर है, दादाजी का घर है तो फादर भी जिए, फादर की, दादाजी की डेथ हो गई, दादाजी पूरे घर में रहे इंडेफिनिट पीरियड तक, जब तक वो जीवित रहे। जीवित रहने के बाद उनका बेटा यानी कि मेरे फादर, वो भी रहे घर में। अब फादर की डेथ होने के बाद मैं उनके घर में रह रहा हूं। तो परपेचुटी कहने का मतलब है कि ऐसी लैंड जिस पे रहा जाता है इंडेफिनेट पीरियड के लिए। अब इस परपेचुटी लैंड को ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इस इंटरेस्ट से कि प्रॉपर्टी को लाइफ टाइम रह रहे हैं, ठीक है ना। अब इस केस में जो माइनॉरिटी है उनके पास एक एग्जिस्टेंस होगी, ठीक है ना, ऑफ डेट पीरियड की। अगर वो मान लो अपने फुल एज को अटेन करते हैं, फुल एज को उन्होंने अटेन कर लिया, तो जो इंटरेस्ट क्रिएटेड है वो बिलोंग करेगा। यहां तक क्लियर? अब देखो आप, रूल अगेंस्ट परपेचुटी एक ऐसी माइनॉरिटी की परपेचुटी है जो स्टेट के पास रह जाती है। कहने का मतलब है जैसे बेनिफिशियरी के पास रह जाती है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी तो फादर के पास है, फादर बेनिफिशियरी है। अब फादर के बाद कौन बेनिफिशियरी हूं? मैं बेनिफिशियरी हूँ, ठीक है ना। ग्रैंड सन बेनिफिशियरी, वो सन बेनिफिशियरी है। सन के बाद ग्रैंड सन बेनिफिशियरी है, ठीक है ना। यानी कि परदादाओं की जमीन वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलती रहती है। अब जो परदादाओं की जमीन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एप्लीकेबल मूवेबल और रिमूवेबल दोनों में होता है, ठीक है ना। अब इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन हमने कर भी लिए कि जीते जी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किसी थर्ड पर्सन को नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जो ट्रांसफर है वो क्या होगा बेटा, आपका एग्जिस्टेंस होगा। मान लो मैं 18 साल, मैंने आपको बताया बेटा जैसे अनबोर्न पर्सन है, ठीक है ना, ये अनबोर्न पर्सन का केस आ गया इसमें। अनबॉर्न पर्सन बॉर्न होते होते, बॉर्न के बाद 18 साल तक तो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। अब 18 साल के बाद वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड स्ट्रेंजर को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना।
अब इसमें एक्सेप्ट फॉर अबोव टू कंडीशन क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो अगर ट्रांसफर किया जा रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन एडवांसमेंट, एक तरह से यूसेज की बात की जा रही, ट्रांसफर की नहीं बेटा ये, कि चाहे वो कॉमर्स हो, हेल्थ हो, सेफ्टी हो, नॉलेज हो या रिलीजन हो, तो ये क्या होगा, रूल ऑफ परपेचुटी आपका वैलिड होगा। यहां तक क्लियर है बेटा। इसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, ये बेसिकली अगर प्रायर इंटरेस्ट से पहले ट्रांसफर किया जा रहा है, एक इंटरेस्ट लेने से पहले अगर ट्रांसफर किया गया है, तो इस ट्रांसफर को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। यहां तक क्लियर। जैसे एक एग्जांपल से समझाया बेटा, मैंने आपको बता दिया था कि 18 साल का ही होता है सेम केस, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टी ए को मिलने वाली है उसके अनबॉर्न सन के लिए, फिर उसी को कब तक दे सकता है, उसके लिविंग तक, मतलब बी जब लाइफ, बी यानी कि सन, सन जो बच्चा है जब पैदा होगा, पैदा होने के बाद जो लिविंग पर्सन है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी का अधिकार बॉर्न पर्सन को दे सकता है। अब इस केस में देखो इनवैलिड क्या माना जाएगा, कि वो अगर किसी थर्ड पर्सन को दे, कौन, बॉर्न पर्सन, मैंने आपको बता ही रखा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बेटा एक मैं ना डॉक्ट्रिन, ये एकोमुलेशन ऑफ इनकम है। एकोमुलेशन ऑफ इनकम बेसिकली कुछ होता नहीं है कि 18 साल तक, यानी कि इसमें यही बताया गया है कि जो एकोमुलेशन ऑफ इनकम है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एकोमुलेशन यानी कि जोड़ा हो, इनकम को एक तरह से जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इनकम को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी, अब नॉर्मल सी बात है बेटा, मैं आपसे पूछूंगा आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या 18 साल के बाद ही बेचते हो, हाँ जी 18 साल के बाद ही मैं इसको बेचूंगा, 18 साल से पहले तो बेचूंगा नहीं, ठीक है ना। वो अलग बात है, अगर मेरे पेरेंट्स से बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, पर मैं नहीं बेच सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, ये वैलिड कब होता है, ट्रांसफरर के लाइफ में और 18 साल के बाद ट्रांसफर में। अब इस एकोमुलेशन ये वॉइड कब तक होगा, ठीक है ना, जब तक एक डेब्ट को पे किया जा रहा है, या चिल्ड्रन का कोई पोर्शन है, या कोई प्रिजर्वेशन के लिए प्रॉपर्टी उसने एक्वायर नहीं की है। यहां तक क्लियर है बेटा। कहने का मतलब है जो एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, वो बेसिकली क्या है, ट्रांसफरर अपनी लाइफ में कर सकता है, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम, या फिर 18 साल के बाद, 18 साल जब वो रीच कर लेगा उसके बाद कर सकता है। आगे चलूं बेटा, मैं इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एक्यूमुलेशन, इसी के लिए मैंने इसको इतना ही पढ़ा है, इससे ज्यादा नहीं लेके गया मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बेटा, मेरे को आंसर करना। जैसे मेरा कोर्ट केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है ना मिकी, अब प्रॉपर्टी में बेटा कोर्ट केस चल रहा है, तो क्या उस प्रॉपर्टी को मैं सेल आउट कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ किसी थर्ड पर्सन को। जैसे मैं और नहीं मेरे कर भाई के, मैं और नहीं मेरे कर भाई के सकते सर, बीच में, वेरी गुड देवेंद्र, करेक्ट आंसर दिया है। क्योंकि तो मैटर जो सब डॉक्ट्रिन, सब जुडिस होता है सर, जो मैटर सब हाँ हाँ, जुडिस है उसको आप तब तक सेल आउट नहीं कर सकते जब तक से कि उस पे की क्लियर आपको स्वामित्व न मिल जाए। हाँ डिक्लेरेशन ना मिल जाए, डिक्लेरेशन या जजमेंट ना आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर्सन के पास आएगा। तो कहने का मतलब है बेटा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। लेस पेंडेंट डॉक्ट्रिन कहने का मतलब है कि अगर दो भाइयों के बीच में अपने माँ की प्रॉपर्टी में एक वो डिस्प्यूट चल रहा है, सूट चल रहा है, तो दोनों भाइयों में से कोई एक भाई ड्यूरिंग द सूट या ड्यूरिंग द कोर्ट केस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है बेटा, बताओ बेटा, डाउट है। नो सर। गर्म पानी दे दोगे आप जी, गिलास। डाउट है बेटा, आगे चले हम। आया भगवती आपको डॉक्ट्रिन समझ में वाला, बताओ बेटा आगे चलें। मुझको लगता है कई बच्चे चलिए तो सर, बस चलिए 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 क्लास सर। क्लास में ऑनलाइन रहते, क्लास में ध्यान नहीं देता। अरे देखो बेटा, क्लास को ऑनलाइन रहने से इधर ही कुछ है फायदा सबके नहीं। सब। अरे नहीं, भगवती को रिप्लाई नहीं करी ना इसी के लिए। देखो बात को समझो यार, सीरियस हो लाइफ को लेके।
आज की तारीख में जो लाइफ को लेके सीरियस नहीं आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। सर मैंने सीरियसनेस बोला, एक। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। अच्छा, आवाज नहीं आई बेटा आपकी, मुझे लगा क्लास ले नहीं रहे आप। ठीक है, कोई नहीं। मैं ये कहूंगा भगवती नेक्स्ट क्लास से अटेंड करना है आपका, आपके लिए तो मैंडेटरी, आपने इतनी सारी क्लासेस छोड़ दी। ठीक है ना। अब देखो एक बार, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस। ठीक है ना। अब एक तरह से कैसा डिस्प्यूट होता है, पेंडिंग सूट, एक्शन और पिटीशन है। अब देखो पेंडेंट, ये सूट के ड्यूरिंग में कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस लिटिगेशन, जो लिटिगेशन एक सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना बेटा, अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। कहने का मतलब है दो पर्सन कोर्ट में लिटिगेट कर रहे प्रॉपर्टी एक्ट के लिए। अब प्रॉपर्टी एक्ट को क्या, प्रॉपर्टी जो एक्ट है वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है नहीं, जब तक उसकी एक ओरिजिनल डिग्री, यानी कि जजमेंट, आ नहीं जाती। ठीक है ना। प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी। अब इसमें एसेंशियल्स में देखो बेटा, सिंपली सबसे पहला जो सूट है वो कॉम्पिटेंट जूरिडिक्शन में होना चाहिए। अभी कॉम्पिटेंट जूरिडिक्शन कहने का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? जिस कोर्ट के पास सर जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स का है ना सर, कि किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और हम्म। क्या उसका चलेगा सर। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही है ना सर, इसमें कॉम्पिटेंस वही होगा ना सर। थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। सीमा, आप क्या कहना चाहते हो? सर यही जो देवेंद्र जी ने कहा कि अथॉरिटी जिस कोर्ट के पास है पर्टिकुलर कुछ भी हम्म। केस को फाइट करने की, और सर सिंपली इसमें जो कहने का। कॉम्पिटेंट जो डील वर्ड यूज करने हुआ है की, ना हाँ वो, जी। हाँ, हम्म। इसमें कॉम्पिटेंट जो शब्द यूज हुआ है वो मेंटल कॉम्पिटेंस के ऊपर नहीं, वो उसकी अथॉरिटी के बेसिस पर हुआ है हाँ, वेरी गुड। किस चीज के अंडर वो चीज आती है, कौन से कोर्ट हम्म। के अंदर, जैसे कहने सेशंस का कोर्ट में मतलब, क्रिमिनल केसेस आते हाँ हैं वैसे। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो कहने का मतलब है, जैसे कि जो कोर्ट है, अब ये कोर्ट क्या है, जैसे कुछ कोर्ट होते हैं क्रिमिनल के लिए, कुछ जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रॉपर्टी के लिए तो है नहीं बेटा। या मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या ये प्रॉपर्टी का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो उसे कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन माना जाएगा? नहीं जी। कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन किसे माना जाता है? जो स्पेसिफाइड केसेस के लिए कोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो आप, ओके समझ गए। द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कल्यूसिव। कल्यूसिव कहने का मतलब क्या है? इस सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब क्या होगा बेटा, किसी को आइडिया है कुछ? कॉल्यूसिव सर कि कुछ फ्रॉड या कुछ मिली भगत जिसको कहते हैं, करेक्ट। उस टाइप ठीक है ना। से कोई कॉल्यूजन। कल्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो लिटिगेशन है वो आपका एक क्वेश्चन अराइज ना करे, मतलब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ना रहे, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे लिटिगेशन बाद में आखिरी में। और जो ट्रांसफर है वो आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, यही सेम पॉइंट कह रहा है। इसके बाद देखो, फॉरेन कोर्ट ऑपरेट नहीं कर सकते लेस पेंडन में, ध्यान से समझ लो। मूवेबल प्रॉपर्टी में डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडन अप्लाई नहीं होता, और थर्ड पार्टी के फेवर में कभी भी डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? हमने आज कौन कौन से डॉक्ट्रिन पढ़े, किस बेटा बताओगे आप? भगवती बताओ, डॉक्ट्रिन कौन कौन से कवर किए आज हमने? डॉक्ट्रिन के नेम बता दो बस। अच्छा सर, एक मिनट से मैं बताती हूँ आपको। अभी मुझे याद हम्म। नहीं हो रहा है, देख के बताऊंगी आपको। कोई कोई नहीं बेटा, नहीं रहता ध्यान। देविंदर, मिकी, सीमा, आपको याद है बेटा कौन कौन से डॉक्ट्रिन हाँ सर, कवर किए हाँ आज? सर, पढ़ता हूँ सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है सर, जिसको चूजिंग बोला आपने। और करेक्ट है बेटा। और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑब्स्टेंसिबल ऑनर, और डॉक्ट्रिन ऑफ हम्म। होल्डिंग जिसको बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन, फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय एस्टोपेल है सर। उसके बाद वेरी डॉक्ट्रिन गुड। ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, डॉक्ट्रिन ऑफ हम्म। पोस्ट परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस बेटा। सॉरी पार्ट परफॉर्मेंस। हम्म। और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इनकम है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। देखो छह आप, तकरीबन डॉक्ट्रिन पढ़ा ऑफ, दिया है। बेसिकली आपके चार इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो आपको पेपर में करके जाने ही जाने। ठीक।
जब हम रिवीजन क्लास करूंगा तो मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है ना बेटा। सबसे पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैश पेंडेंट, इससे आने आना क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, इससे आएगा ही आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी, इससे आएगा आएगा क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन, ये भी आएगा, फैमिली लॉ में पढ़ा था। और लास्ट डॉक्ट्रिन अगेंस्ट इनअलाइबिलिटी, इनअलाइबिलिटी कहने का मतलब है वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमने सारे डॉक्ट्रिन पढ़ लिया बेटा। अब जो रिमेनिंग क्लास रह गई उसको हम ट्रांसफर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अब जो ट्रांसफर के टॉपिक है बहुत इजी हैं, अगर आप खुद से भी करोगे तो भी कवर कर दोगे इसे, ठीक है ना। मैं इसको फटाफट कराता हूँ, इजी है, आराम से हो जाएगा। सेल आप में से सबको पता ही होगी बेटा, सेल को मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं। बेसिकली इसमें क्या होता है, कंपिटेंट होता है ट्रांसफर का, सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है ना, एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए जो अलग हो मोर्टगेज या लीज से। कोई सच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इनमें नहीं होगा, तो किसमें, मोर्टगेज और लीज में। और एक आपका प्रेजेंट में होना चाहिए मनी कंसिडरेशन के लिए। अब इसमें देखो बेटा आप, सेल के ट्रांसफर कैसे कैसे होने चाहिए। टेंजिबल प्रॉपर्टी में अगर 100 से ज्यादा का और वैल्यू हो रहा है तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, और 100 से कम का हो रहा है तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, और बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आइडिया बेटा बताओ। जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। हाँ, तो प्रॉपर्टी के एग्जांपल में क्या एग्जांपल लेंगे सीमा, कुछ एग्जांपल अगर आप देना चाहें। सॉफ्टवेयर का ट्रांसफर करना सर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है ना सर, जैसे हाँ हाँ, एंटीवायरस वेरी है। गुड। शेयर्स हो लाइसेंस गए, है जैसे। शेयर्स हो हाँ गए। शेयर्स, हाँ वेरी गुड, जी। शेयर्स हाँ, है। और बेटा, थैंक यू और भैया। कम्युनिटी लाइसेंस वगैरह किसी होगा। चीज का। लाइसेंस, वेरी गुड। बॉन्ड्स हो गए, ये हाँ सब वेरी गुड, मतलब। बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी में जैसे बॉन्ड्स हो गए बेटा, शेयर्स हो गए, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये कैसे, अगर ट्रांसफर होंगे भी तो कैसे किए जाएंगे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आगे चलू ना बेटा, अब तो इजी टॉपिक है, ये तो खुद भी कर लोगे आप, बताओ। हाँ, चलो ना, मैं आगे, इजी इजी टॉपिक है यार, ये आराम से अगर पढ़ोगे तो भी होता जाएगा, ठीक है ना। सेल के बाद देखो, सेल हमने कर लिया, अब आता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज आपको पता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। तो इस केस में देखो एसेंशियल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या है। सबसे पहले एक जो एक्सचेंज करो कॉन्ट्रैक्ट के कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है एक्सचेंज कौन करे, मेजर पर्सन करे, साउंड पर्सन करे, ठीक है ना, क्वालिफाइड बाय कोर्ट करे। दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो, एक म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो, किसका, थिंग और इंटरेस्ट का। इसके बाद पार्टीज पेड को ना पे करे, मतलब मनी पेड ना हो, नाइदर पार्टी मस्ट हैव पेड मनी ओनली। कहने का मतलब है अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मनी का ही इन्वॉल्वमेंट हो उस चीज में, ठीक है ना। एक्सचेंज में बेसिकली गिफ्ट भी आ सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा। एक्सचेंज में ये टॉपिक आते नहीं है बेटा एग्जाम, एडवोकेट के एग्जाम में कभी नहीं आते, ठीक है ना, पर भाई सिलेबस में दे रखा है तो हम छोड़ भी नहीं सकते इसे, तो मैं इसे फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब गिफ्ट में ऑनरियस गिफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अभी है इस पीडीएफ में, वो आगे करेंगे। गिफ्ट बेटा, गिफ्ट आपको बताइए, ये गिफ्ट में मैं कराऊं कि कर लोगे, बताओ बेटा। सीमा, देविंदर, भगवती, गिफ्ट हो जाएगा कि कराऊं मैं? कर लेंगे सर। करा ही देता हूँ बेटा यार, आप भी है ना परेशान करते हो टीचर का, खुद से भी कर लिया करो थोड़ा बहुत। देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है सबसे पहले, सब्जेक्ट मैटर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों होगा, वॉलेंट्री होगा, ये डन किया जा सकता है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, अब गिफ्ट में कौन से दो पार्टीज होते हैं, डोनर और डोनी। अब इसमें देखो डोनर कौन होगा, जो ट्रांसफर कर रहा है, और डोनी कौन, जो गिफ्ट को ले रहा है। अब गिफ्ट मेड कैसे होती है, मेड कैसे होती है, देखो आप, गिफ्ट ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी कहने का जैसे घर गिफ्ट किया, कोई जमीन गिफ्ट की, तो इसको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, साइन करेगा कौन, डोनर करेगा, अटैच करेंगे दो विटनेस।
अगर मान लो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी करी जा रही तो उसको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एसेंशियल्स ये सब पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। अब देखो इररेवोकेबल क्या होता था, किसी को आइडिया है बेटा? इसको आप इररेवो रिवोक नहीं कर सकते। हाँ, जो वापिस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना, या वापिस नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो भाई तो देखो आप, गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड एट द विल एट द प्लेजर ऑफ ग्रांटर, रिवोकेबल गिफ्ट इज वॉइड। कंडीशन ही कैसी होनी चाहिए जिसमें प्लेजर होना चाहिए एक तरह से गिफ्ट का, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। अब देखो इसमें एग्जाम्पल कुछ एक बार आप पढ़ लेना बेटा, ये आपका होमवर्क ही है। कंडीशनल गिफ्ट क्या है? कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, गिफ्ट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टीज वॉइड माना जाएगा। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑनरियस गिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनरियस गिफ्ट कहने का मतलब है मल्टीपल गिफ्ट, ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे ए है, वो शेयर को गिफ्ट कर रहा है कंपनी एक्स एंड वाई को। अब एक्स क्या एक प्रोस्पेक्टस है जिसमें हैवी कॉल आती है, और वाई इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इन वाई, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो लीजेस, हमने क्या क्या पढ़ा? देखो एक्सचेंज पढ़ा बेटा, गिफ्ट पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा हमने? लीज पढ़ा, नहीं सेल पढ़ा। अब आता है आपका लास्ट में लीज, ठीक है ना। अब ये लीज क्या कहना चाहता है? देखो लीज ये रहा। लीज क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के एक राइट को एंजॉय करना। जैसे लीज, जैसे मैंने अपनी स्कूटी दे दी अपने फ्रेंड को लीज पे, कि ले भाई तू चला, इसको घुमा जितना घुमा सकता है, इसको इसके इंजन को तोड़ दे अच्छे से, इसके स्कूटी को तोड़ दे, तो उसको लीज बोला जाएगा, ठीक है ना। तो जो ट्रांसफर है वो सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, परपेचुइटी के लिए किया जाता है, बेसिकली कंसिडरेशन के लिए होता है। अभी कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? प्रीमियम का या रेंट का या फिर दोनों। अब जो ट्रांसफर है वो कौन एक्सेप्ट करेगा? ट्रांसफर ही एक्सेप्ट करेगा, यहां तक क्लियर है। अब देखो लीज क्या है? बेसिकली इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें परमिशन होती है, इसमें ट्रांसफरेबल हेरिटेबल दोनों है, ये नॉट ट्रांसफरेबल नॉट हेरिटेबल है। ये कम्स टू एंड हो सकता है, ये विड्रॉ किया जा सकता है लाइसेंस, ठीक है ना। ये बेसिकली इसके पास राइट टू प्रोटेक्ट पोजीशन का इसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है, ठीक है ना। ये कम टू एंड नहीं होगा, डेथ ऑफ ग्रांटर से कम टू एंड हो जाएगा, डेथ ऑफ ग्रांटर से। अब इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज रिक्वायर होती हैं, जैसे एक हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा लीज के लिए। टाइप ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी बेटा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको एक बार रीड कर लेना बेटा, ठीक है ना। टाइप ऑफ टेनेंसी को छोड़ भी सकते हो आप। आगे चलूं मैं? किसी को डाउट है? चलिए सर। देवेंद्र मिकी, आपको डाउट है इसमें? आगे चले हम? हम्म। तो कराओ, मैं क्या टाइप्स ऑफ टेनेंसी की कर लोगे आप? मैं खुद भी कर लूंगा लेकिन बाकियों का पता नहीं। कर लोगे बेटा आप सीमा देवेंद्र, की कराऊं मैं? कर लेंगे सर। अरे सिंपली टेनेंसी कहने का मतलब है रेंट एग्रीमेंट। जैसे रेंट एग्रीमेंट बेटा आप हर साल रिन्यू नहीं कराते। आप किसी के घर में रहते हो तो एक साल का बना होता है, आप दूसरे साल अलग से बनवाओगे, तीसरे साल नया बनवाओगे, चौथे साल नया बनवाओगे। तो वही कह रहा है, ठीक है ना। इसमें देखो आप, अब देखो इसमें टेनेंसी एक्ट विल है, टेनेंसी बाय सफरेंस है। क्या कहना चाहता है? विल यानी कि इच्छा के अनुसार लैंडलॉर्ड डिसाइड करेगा कब तक उसको टेनेंसी देनी है। टेनेंसी एट विल का कहने का मतलब ये नहीं कि प्रायर नोटिस दिया जाए क्विट करने के लिए, ठीक है ना, मर्जी के हिसाब से कभी भी आप किराएदार को भगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब लैंडलॉर्ड की डेथ के होने के बाद टेनेंसी अपने आप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। टेनेंसी बाय सफरेंस कहने का मतलब है कि कोई भी नोटिस जरूरी नहीं होता निकालने के लिए, ठीक है ना। टेनेंट को, टेनेंट हर बार रिस्पॉन्सिबल नहीं होता रेंट का, वो कंपनसेशन देगा उसके यूज करने के लिए और ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड का। इस लैंड को टाइप ऑफ टेनेंट को ट्रेस पासर नहीं माना जाता, क्योंकि जो टेनेंट है उसके पास एक वैलिड लीज है स्टार्ट करने के लिए,
ठीक है ना। अब देखो लीज आपका कब एंड होता है, टाइम के बीतने से, कोई स्पेशल इवेंट होने से, जैसे किसी का डेथ, कोई मर्ज हो रहा है, कोई सरेंडर हो रहा है, या फिर फोर फीचर। अब ये फोर फीचर का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को आइडिया है? फोर फीचर आइडिया है, बताओ बेटा। समाप्त हो जाना फोर सर, कोई चीज का लुप्त हो जाना सर। फोर जैसे सर फीचर। आपने कोई गलती किसी कर चीज को दिया, फॉरफिट कोई कर गलती देना कर ना, दिया, कोई अच्छा। कंडीशन को आपने हाँ। तोड़ दिया ना सर, तो आपका वो कोई राइट है वो फोरफिट हो जाता है सर, है ना सर। फोर। बोलेगा कि अगर आप हमारे घर हाँ। में कील ठोकेंगे तो भाई आप मकान से हट जाइए। तो जैसे ही आपने कील ठोका, हमने देखा, तो भाई आप मकान से हटने के लिए आप अब आपका आपका रहने का अधिकार जो है फोरफिट कर गया सर। तो इस हाँ तरीके के कुछ करेक्ट है। कंडीशंस होते हैं, अगर उसको आप मना कर देते हो, तोड़ देते हो, हम्म। तो आपके हम्म। अधिकार फोरफिट हो जाते हैं। और एक इस तरीके से भी समझा जा सकता है बेटा, ध्यान से समझो आप। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने मकान मालिक का किराया नहीं दिया, ठीक है ना, एक महीने का किराया नहीं दिया, तो क्या करेगा, कुछ प्रॉपर्टी को जब्त करके आपको निकाल सकता है किराए से। ठीक है ना। फोर फीट का मतलब अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो जब्त करना होता है। और जब्त किस लिए किया जाता है, फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले हम। अब देखो जी जी। लेसर की क्या ड्यूटीज होते हैं, वो सारे मटेरियल फैक्ट को बताएगा, ड्यूटीज को बताएगा लेजर के। लीजी की क्या ड्यूटीज होते हैं, रेंट को पे टाइम पे करता रहेगा। प्रॉपर्टी को ऑथराइज यूज के लिए यूज करेगा, बस अनऑथराइज, जैसे कोई वो किराएदार है, वो कोई टेररिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई बम ना बनाए, या किसी का मर्डर थेफ्ट की प्लानिंग ना करे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो लैंड, जो लीज है वो प्रॉपर्टी लीज के समय खत्म हो जाना चाहिए। सारे मटेरियल फैक्ट लेजर को पता होने चाहिए, लेसर को। ठीक है ना। कोई परमानेंट इंजरी ना हो लेसर की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद इसके लीजी के कुछ अधिकार, कि लीजी क्या कर सकता है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस को डिडक्ट कर सकता है, लीजी के पास एक अधिकार है। राइट टू रिमूव फिक्सर्स कर सकता है, लीजी अवॉइड कर सकता है लीज को। ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है बेटा, मैं देख लेता हूँ, हाँ मोर्टगेज है, फिर खत्म। हाँ मोर्टगेज इंपॉर्टेंट है, मोर्टगेज नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा मैं, अगर किसी को क्लियर नहीं होगा। अब देखो, अब आपका आता है ऑक्शनेबल क्लेम। अब बस बेटा खत्म है टॉपिक, ठीक है ना। ऑक्शनेबल क्लेम में देखो, बेसिकली ऑक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक ऐसा क्लेम होता है जो ऑक्शन के थ्रू किया जाता है। अब ऑक्शन सेल हमने किया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, किसी को याद है बेटा ऑक्शन सेल क्या होता था, मैंने कराया था पिछले महीने, क्या हमने ऑक्शन सेल्स, आपने समझाया था। क्या होता है बेटा, कुछ आइडिया दे पाओ अगर आप। सर नीलामी करना कोई प्रॉपर्टी का ना सर, इसका जो तो यही मतलब सर्विसेबल होता है, और सर्विसेबल कुछ कोई भी बताया था प्रॉपर्टी। क्या आपने, क्योंकि मैंने मिस किया था क्लास उसके बाद वाला। नहीं नहीं, ऑक्शन सेल आपने अटेंड की थी, मुझे याद है, आप और देवेंद्र तो सीमा वो सब थे उस ऑक्शन क्लास ही में। करना होता है। सर ऑप्शन है, जैसे ऑक्शन कोई सेल, प्रॉपर्टी बिड को। ऑफ फेमर, बिड ऑफ फेमर से जो ऑक्शन सेल किया जाता है ना, जी हथौड़ा जी। मार के, याद आया ना सबको, हाँ उसे याद आ गया ऑक्शन यस याद आ सर, सेल यस गया। सर। बोल, ठीक है ना, उसे हाँ सर। ऑक्शन सेल बोला जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली दस हजार ऑक्शनेबल एक क्लेम। 10,002 10,003 है ना सर। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड, ये वाला। ठीक है ना। तो देखो ऑक्शनेबल क्लेम बेसिकली क्या है, आपका मोर्टगेज और रिमूवल प्रॉपर्टी के लिए हाइपोथेटिकेशन प्लेज, ये इसका एक डिफरेंस मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तीनों में मतलब क्या है, तीनों में मतलब कुछ नहीं है। जो मोर्टगेज और प्लेज होता है बेटा, ये मूवेबल के लिए यूज किया जाता है, और हाइपोथेटिकेशन किसके लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। नहीं, मोर्टगेज आपका इमूवेबल है, और हाइपोथेटिकेशन प्लेज मूवेबल है, लिखा हुआ है आपके हाँ सर, उसमें, जैसे ठीक है ना। व्हीकल व्हीकल वगैरह लेते हैं सर, तो व्हीकल गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं तो हाइपोथिकेट होता है, वो मॉर्गेज नहीं होता है। हम्म। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, और हम्म। हाइपोथिकेशन जो होता है सर, वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है सर। गिरवी रखना एक तरह से। अब हम्म। देखो इसके हाँ, जैसे बाद आप ऑक्शने, गाड़ी हाँ। गाड़ी आपने लोन पे लिया, गाड़ी आपने हम्म। जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर आपने लोन पे लिया, तो वो हम्म। हाइपोथिकेट हो जाता है सर। वो आपके आरसी पे भी लिखा रहता है, हाइपोथिकेटेड फ्रॉम फलाना बैंक, ये ऐसे कुछ करके लिखा रहता है सर।
फिर आप जब लोन चुकता कर देते हो तो हम्म। हाइपोथिकेशन का क्लियरेंस देता है, फिर आप दोबारा आरटीओ ऑफिस में जाके और अपने आरसी से हाइपोथिकेशन हटवा सकते हो, अदरवाइज वो सेल करने में दिक्कत आती है। ये तो है करेक्ट बेटा। आगे चले हम टॉपिक में। किसी को डाउट है इसके आगे बताओ बेटा। नहीं नहीं। अब देखो आप, जो एक्शनेबल क्लेम है आपके एक तरह के सिंपल क्लेम होते हैं, किसके अनसिक्योर्ड डेब्ट के होते हैं। एग्जांपल बता रखा है, जैसे रेंट अक्रूवल, जैसे प्रोविडेंट फंड का, अभी प्रोविडेंट फंड मुझे मिला नहीं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का मनी ड्यू है, और पार्टनर राइट टू सीव अकाउंट्स का ड्यू है। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा मोर्टगेज आता है। मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है ना। सपोज बेटा मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, मैं बैंक से लोन लेता हूं, तो 3 लाख तक का लोन अगर मैं लूंगा तो मुझे सिंपल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देनी होगी। शर्त क्या है, मेरा उसी बैंक में सेविंग होना चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है ना। 3 लाख तक का लोन सब दे देगा मुझे। ठीक है ना। अब 3 लाख के बाद मुझे 10 लाख का लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, या फिर मुझे अपने एक्सक्यूज मी बेटे या। सर। हाँ बेटा बोलो सीमा। सर ये एक्शनेबल क्लेम है, ये ऑक्शन तो हम्म। नहीं है। ये एक्शनेबल क्लेम वो हो सकता है ना कि अगर हमने कुछ मॉर्टगेज नहीं करवाया या फिर कुछ प्लेज भी नहीं किया तो हम कोर्ट में उसे क्लेम कर सकते हैं, हम्म। तो करेक्ट एक्शन है। ले सकते हैं। हाँ कुछ सेम ऐसा वही है भी। बेटा। ठीक है ना। अपनी प्रॉपर्टी को, जो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई है, जैसे कोर्ट में ट्रैफिक वालों ने मेरी बाइक या स्कूटी को जब्त कर दिया, मैं चालान पे नहीं नहीं कर सर, पाया। जब हमारे पास कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, हमने ना तो मॉर्टगेज करवाया ना कोई प्लेज हुआ, तो उस केस में हम उसके लिए क्लेम कर सकते, कोर्ट में जाके हम सू कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है इसका। यही सेम है बेटा। ठीक है ना। आगे चले हम। यस सर, यस सर। अब देखो आगे, मोर्टगेज आपको पता है बेटा, गिरवी रखना। मैंने आपको एग्जांपल से बताया, जैसे 3 लाख का लोन लेना है, तो कोई भी बैंक वाला मुझे इजिली लोन दे देगा। बट सपोज मेरे को 3 लाख से ज्यादा लेना है, अपने बच्चे की शादी करानी है, ठीक है ना, घर लोन पे लेना है, या फिर एजुकेशन लोन लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ मुझे मोर्टगेज देना पड़ेगा। अब ये मोर्टगेज होता कैसे, या फिर ज्वेलरी के केस में, या फिर आपका किस केस में अपने प्रॉपर्टी का जो पीओ है या रजिस्ट्री है वो मोर्टगेज करना पड़ता है। ठीक है ना। तो बैंक मुझे लोन देता है। अब ये मोर्टगेज बेसिकली है क्या, क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है, पेमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक मेंशन किया जाता है। ठीक है ना। अब वो मोर्टगेज किस में होता है, एक मोर्टगेज डीड में होता है, जिसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जिसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, काइंड्स ऑफ मोर्टगेज, ये अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। ठीक है ना। काइंड्स ऑफ मोर्टगेज में सिंपल मोर्टगेज क्या होता है, जिसमें ओनरशिप और पोजीशन किसके पास रहेगी, मोर्टगेजर। अब मोर्टगेजर कौन है, जो मोर्टगेज देगा, जैसे कि बैंक। अब मोर्टगेजर एक पर्सनल लायबिलिटी है पेमेंट के डेप्थ का। मोर्टगी क्या कर सकता है, अगर उसको डिफॉल्ट दिखा तो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। प्रॉपर्टी को बेचेगा कोर्ट के कंसर्न के बाद। बेचने के बाद सारा का सारा अगर डेप्थ रिकवर नहीं हो सकता तो कोर्ट पे केस कर सकता है। इसके बाद लास्ट कहता है, राइट ऑफ फोर क्लोजर इज नॉट अवेलेबल विद द मोर्टगेज। अब ये राइट ऑफ फोर क्लोजर कहने का मतलब क्या है बेटा, बताओ। किसी को आइडिया है। हाँ सर। सर मोर्टगेज का फोर क्लोजर का मतलब होता है सर, जैसे हमने कोई लोन लिया है सर, जैसे बिल्डिंग हाउस घर खरीदने के लिए, और मैं हम्म। लोन पहले ही उसको चुकता करना चाहता हूँ किसी तरीके से, या लोन हम्म। टाइम से जब कर देता हूँ चुकता, तो फोर क्लोजर मेरे पास उसका बैंक से मुझे मिल जाता है। हम्म। कि आपका अभी तक का पैसा इतना बाकी, आपने इतना दिया है, इतना बाकी है और इतना आपको देना होगा सर, दैट इज कॉल्ड फोर करेक्ट है। क्लोजर। करेक्ट है बेटा। ठीक है ना। इसके बाद देखो, मोर्टगेज बाय कंडीशनल लोन, कंडीशनल सेल। अब बेसिकली इसमें भी ऑनर्स और पोजीशन किसके पास रहेगी, मोर्टगेज के पास रहेगी। लोन अगर रीपे नहीं हुआ तो सेल को वाइड माना जाएगा, लोन अगर रीपे नहीं हुआ तो सेल आपका वैलिड माना जाएगा।
और रीपेमेंट अगर हो गई लोन की तो मोर्टगेज फिर से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर मोर्टगेजर को कर सकता है। इसमें राइट ऑफ फोर क्लोजर एप्लीकेबल कब होगा? जब लोन रीपे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है अन देखो सफिक्सरी मोर्टगेज, यू सफिक्सरी मोर्टगेज। ठीक है ना। यू सफिक्सरी मोर्टगेज बेसिकली क्या है? ये पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मोर्टगी के पास रहेगा, ओनरशिप मोर्टगेजर के पास रहेगी। प्रॉफिट अर्न क्या होगा? डेब्ट के लिए पे किया जाएगा। मोर्टगी को इसमें रेंट और प्रॉफिट मिलेगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ। इसमें कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती मोर्टगेज के पार्ट। ठीक है ना। और मोर्टगी इसमें अनटाइटल नहीं है। फोर क्लोज द मोर्टगेज और sue फॉर सेल। इसके बाद देखो आप इंग्लिश मोर्टगेज टाइप्स है बेटा। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाले में देखो सिंपल मोर्टगेज में क्या था? राइट ऑफ फ्लो क्लोजर अवेलेबल नहीं था। मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या था? राइट ऑफ फोल क्लोजर इज अवेलेबल था। यूज ऑफ फिक्सरी मोर्टगेज में क्या था? प्रॉफिट और रेंट को पे किया जाता था अगेंस्ट डेब्ट में। इंग्लिश मोर्टगेज अभी कर रहे हैं। ठीक है ना। हम इंग्लिश मोर्टगेज में देखो आप बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल और मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल का कॉम्बिनेशन है। इसकी ओनरशिप पोजीशन मोर्टगी के पास रहेगी। मोर्टगेजर के पास पर्सनल लायबिलिटी है लोन को पे करने का। अगर लोन पे हो जाता है तो मोर्टगी जो प्रॉपर्टी वो मोर्टगेजर के पास रहेगा। और मान लो कोई डिफॉल्ट है, सपोज कोई डिफॉल्ट आ गया तो मोर्टगी इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है परमिशन ऑफ कोर्ट से। अब इसके बाद देखो आप डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी कि एक ओरिजिनल टाइटल के पास रहेगा। ठीक है ना। इक्विटेबल मोर्टगेज रहेगा इसमें, इसको इक्विटेबल मोर्टगेज भी बोला जाता है इंग्लिश लॉ में। रजिस्ट्रेशन इसमें इतनी नेसेसरी नहीं है। पर्सन डिलीवर कर सकता है गुड्स को। एक ओरल एग्रीमेंट पर्सन और क्रेडिटर के बीच में होता है। ठीक है ना बेटा। एनोमलियस मोर्टगेज क्या है? एक सिंपल ये है ना सारे मोर्टगेज का कॉम्बिनेशन। एनोमलियस मोर्टगेज क्या है बेटा? ये सिंपल मोर्टगेज नहीं है, कंडीशनल है, यूज सफिक्सरी है, इंग्लिश है। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को क्या बोला जाता है? एनोमलियस मोर्टगेज। अब ये जो एनोमलियस मोर्टगेज है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अदर मोर्टगेज। फॉर एग्जांपल अब जैसे यूज सफिक्सरी मोर्टगेज को क्रिएट किया गया और इसको बेचने की बात की गई तो एनोमलियस मोर्टगेज में आएगा। ठीक है ना। सब मोर्टगेज क्या होता है? सब मोर्टगेज में बेसिकली प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है, इसे सब मोर्टगेज कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाया, रोमित है अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर रहा है मेहिल को। अब मेहिल क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी को अमन को मोर्टगेज करता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड को दे रहा है, सेकंड पर्सन थर्ड को दे रहा है। यहां तक क्लियर? अब मेहिल क्या करेगा? एक सब मोर्टगेज क्रिएट कर देगा। ठीक। इसके बाद देखो बेटा लास्ट में आ रहा है पॉइस पॉइजन। नहीं, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे बेटा? बताओ कोई मुझे, मेरे को ख्याल आता है, बताओ बताओ बेटा देविंदर सीमा, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करोगे आप एट्थ मोर्टगेज को? सर पता नहीं। अब क्या करें बेटा, लॉ के टर्म्स में ऐसे कुछ वर्ड होते ही। जब आप वो पढ़ोगे ना बेटा, वो थर्ड थर्ड लॉ होती थर्ड ईयर में क्या तो। ये प्यून ऐसे कुछ प्रोनाउंस होगा? एस साइलेंट है क्या हाँ इसमें? हाँ, शायद प्यून ये। मोर्टगेज, प्यून अब मोर्टगेज मेरे है को एक बार चेक साइलेंट। करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है ना। इसको ऑनलाइन चेक भी कर लेना, इसे प्यून और मैं मोर्टगेज घर ही जाके कर कहेंगे। दूँ। तो बेसिकली अभी बाहर हो क्या बेटा आप? हाँ बाहर हूँ, मैं तो स्क्रीन में नहीं देख रहा। अच्छा अच्छा। कहाँ बाहर, कहीं घूमने गए हो? नहीं सर, मैं घूमने नहीं गया, थोड़ा काम सर। अच्छा। मैं भी बेटा जाऊंगा मार्च में, थोड़ा घूम वाम के आऊंगा यार। बहुत बर्डन है जी पढ़ाई जी। का। ठीक है ना। पूरा मार्च का ये होता है ना, जो टीचर रहता है पूरा बिजी रहता है मार्च में। ठीक है। अभी इस समय क्या है ना, बोर्ड के एग्जाम भी है तो इसमें अलग से बिजी है टीचर। अब देखो इसमें देखो मोर्टगेज क्या है इसमें बेसिकली। जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी है वो किसी अनदर पर्सन को दी जाती है
फॉर सिक्योर्ड अनदर लोन, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल को बेटा आप पढ़ लेना, ठीक है ना। पढ़ लोगे कि कराऊं मैं इससे, बताओ बेटा देवेंद्र। ये वैसे सिलेबस बेयर एक्ट में है नहीं है, मोर्टगेज, मुझे ध्यान है, मैं हमने भी पढ़ा, इसमें था नहीं है, पर कर लेना एक बार। बताओ देवेंद्र, सीमा, आगे आगे चले हम। अब देखो राइट ऑफ मोर्टगेज, ये एग्जांपल को रीड कर लेना आप, ठीक है ना। फर्स्ट जो मोर्टगेज प्रॉपर्टी होती है अनदर को दी जाती है सिक्योर को लोन करने के लिए। जो सेकंड मोर्टगेज होता है कि दूसरा, एक मोर्टगेज के बाद दूसरा मोर्टगेज कर दिया, ठीक है ना, कि भाई मैं इस समय में पैसे दे दूंगा, आप पैसे वो पे नहीं कर पा रहा, तो दूसरे समय उसने दूसरा मोर्टगेज अमाउंट ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम मोर्टगेज, ठीक है ना। अब इसमें देखो राइट ऑफ मोर्टगेजर के क्या क्या, व्हाट आर द वेरियस राइट्स है। सबसे पहला राइट ऑफ रिडम्पशन है, राइट अगेंस्ट क्लॉग है, और राइट ऑफ पार्शियल रिडम्पशन। अब इसके बाद बेटा लास्ट आता है मोर्टगेज और चार्ज का डिफरेंस। डिफरेंस देखो मैं करा देता हूं सर बेसिकली हाँ इसमें प्यूने में सर ये एस साइलेंट है, प्यूने ठीक मॉर्टगेज है, कहते हैं हाँ इसे। प्यूने मोर्टगेज, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो सीमा, हम मोर्टगेज और चार्ज का डिफरेंस कर ले बेटा, फिर कंप्लीट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज आपका, हाँ ठीक जी है ना। सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में मैं ईजमेंट करा दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है हर एक एक महीने में एक एक बुक करानी है मुझे, ठीक है ना। अगस्त तक सिलेबस चलेगा आपका, और सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होते ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखो मोर्टगेज का एक सिंपली एक इंटरेस्ट होता है, चार्ज में ऐसा कोई इंटरेस्ट, चार्ज में फॉर पेमेंट ऑफ लोन का होता है, इसमें सिक्योरिटी ऑफ लोन का होता है। ये एक्ट ऑफ पार्टी से होता है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। इसमें मोर्टगेज डीज को रजिस्टर और साइन किया जाता है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इसमें टाइप्स हैं, इसमें आप इसके टाइप्स को, चार्ज के एक जनरल रूल है, इसमें ऐसा कोई टाइप नहीं होता। मोर्टगेज में क्या होता है, आपका सिक्योरिटी भी है, पर्सनल लाइबिलिटीज भी होती है, ठीक है ना। बट चार्ज जो एक्ट ऑफ पार्टीज है, ऐसे इसमें कोई सा भी स्पेसिफिकेशन नहीं। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है भगवती? हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेटा मैंने पूरा करा दिया, किसी को डाउट है बताओ। बोलो बेटा, डाउट है? नो सर। नहीं है? एक मिनट रुको आप। अब देखो मैंने ना ईजमेंट के नोट को वो दिखा रहा हूं बेटा, एक मिनट, ठीक है ना। ईजमेंट के नोट, ईजमेंट के ये लास्ट टॉपिक रह गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको मैं वो करा दूंगा बेटा, मैंने वो करा दिया। ये टोटल 10 पेजेस का है, ठीक है ना, और काफी अच्छा सा दे रखा है, इसको थोड़ा स्पीड में भी पढ़ेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास को उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? ये बेटा बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे, मिल नहीं रहे हैं नोट सारे, ठीक है ना। सर और ये मैंने भेज खुद दीजिए फिर। भेज दिया बेटा, मैंने मैडम को भेज दिया, वो भेज देंगे आज, ठीक है ना, ओके आज ही सर। आज में। थैंक। तो ईजमेंट आपका रह गया है। वॉइस आ रही ना देवेंद्र आपको? हाँ सर, आ रहे हैं। तो देखो बेटा ईजमेंट क्या, आपका टोटल 13 पेजेस का, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, लिखा आ रहा है इधर, दिख रहा है ना ये स्क्रीन में, 13 पेजेस है। तो 10 पेजेस ही है बस, ये जो 10 पेजेस है मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। अब मुझे बताओ बेटा, 5 मिनट है आपके पास, ईजमेंट कराने के बाद में क्या कराऊं टॉपिक? एक मिनट रुको आप, ईजमेंट हो जाएगा जब हमारा टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद मैं सिलेबस में क्या कराऊं बताओ बेटा? एक मिनट रुको आप, मैं सिलेबस खोल के दिखा देता हूँ। बताओ क्या कराना है? कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कराना है बेटा, प्रॉपर्टी लॉ मैंने करा दिया, ठीक है ना, इंडियन ईजमेंट, सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, मोर्टगेज, चार्ज है, चेंज नहीं है बेटा, चार्ज है, ठीक है ना।
लीज इंडियन ईजमेंट एक्ट हम कर लेंगे। इसके बाद मैं लॉ ऑफ एविडेंस कराऊं? बताओ बेटा क्या करना है। लॉ हाँ ऑफ यही वाला करा दी। यही करा दूं ना मैं? लॉ ऑफ हम्म। एविडेंस स्टार्ट करते हैं हम। बताओ सीमा, ये बुक थर्ड है बेटा आपकी। ठीक है ना? मैं हाँ जी सर। सारा कोर्स करा के चलूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी मैंने सब कुछ ही कराया था बेटा। बेशक हमारे पास टाइम कितना भी कम रह गया था, तब भी मैंने सब कुछ कराया था। ठीक है ना? तो मेरे भरोसे रहो, आराम से अच्छे से नंबर आएंगे, 70+ ही आएंगे। मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे, 70+ है, कोई दिक्कत नहीं है एमसीक्यू में। ठीक है ना? और रही बात एमसीक्यू की, तो मैं आज से भिजवाना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे बुक 1 का है ना, जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का, वो मैं आज ही से भिजवा दूंगा। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का भिजवा दूंगा, और प्रॉपर्टी लॉ का। ठीक है सीमा, उसको ओके आराम से सर। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो जितना हाँ हो जी। सकता है एमसीक्यू। जो हमारे फर्स्ट ईयर में बेटा 77% आए थे जैसे सीमा के, तो आप ट्राई करना कि सेकेंड ईयर में आप उसको 82 83 तक ले आना। ठीक है ना? और थर्ड ईयर में बेशक हमारे अगर 70 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है? ओके सर। यहां तक क्लियर है? यस देवेंद्र सर। वॉइस देवेंद्र वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। तो लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट करा दे बेटा, नेक्स्ट क्लास से हम एविडेंस, वो ईजमेंट के बाद। हाँ सर, कराइए सर। ठीक है ना? अच्छा, अभी तक बेटा किसी को डाउट है मेरे क्लास लेने में? मतलब कोई ऐसी कमी लग रही हो जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, या किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही सिलेबस चल रहा है, कि स्पीड को मैं बढ़ाऊं थोड़ा कि कम करूं, ऐसा कुछ बता दो बेटा आप। नहीं सर, एकदम ठीक है। हम्म। परफेक्ट। परफेक्ट है। ठीक है बेटा। देवेंद्र, सीमा, आपको डाउट है कोई? नो सर। नहीं सर। देखो बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। क्या बोले यार, ये बच्चों को बोर रखा है, इस समय क्लास लेता हूँ तो भी कॉल करते हैं। क्या करें यार। सर ठीक है ना? क्वेश्चन देखो, पेपर का देख लीजिएगा, बस हाँ वो मैं एक अभी रहता है। भिजवाता हूँ, मैं भिजवाता हूँ। ओके। ठीक है ना? आज ही आज मैं मैम से बात करके भिजवाता हूँ। यस वो सर, बेसिकली प्रीवियस बेटा ईयर के होता बहुत क्या, जरूरी आपकी है। बुक होती है। ठीक है ना? वो बेसिकली आपकी एक ऐसी बुक होती है। ठीक है ना? बुक में होता क्या है, वो कुमार की बुक है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो आया है ना आपके पास, वो कुमार की बुक ही है। ठीक है ना? यहां सर तक क्लियर बुक है? का नाम बता दीजिए, फिर हमें तो बुक मिली का नहीं नाम कहीं से। यार, रुको मैं दिखाई देता हूँ 1 मिनट। देख लो बेटा, बुक का नाम यार कुछ होता नहीं, वो कुमार की बुक ही होती है। ठीक है ना? वो कुमार की बुक ही है। रुको आप, एक मिनट यार। ये नहीं, ये जो जैसे बुक का नाम नहीं है बेटा, ये देखो, ये कुमार की बुक है ये सारी। कुमार क्वेश्चन बैंक दिखा आपको? और जूम करूं बेटा मैं? ये मैंने फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड की थी अभी। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें। सर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं? हाँ, प्रीवियस ईयर ही है। ये जो नीति मैडम ने दिया नहीं था, मैंने आपको प्रोवाइड किए नहीं थे। सर, पहले हम्म। सब्जेक्टिव आता था ना, सब्जेक्टिव आता था या अच्छा, ऐसे ही आता था? सब्जेक्टिव आते थे पहले। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। सर हाँ एक्सपर्ट जी से सर, वो सेकंड ईयर के एग्जाम दिए होंगे ना बच्चों ने, तो आप मतलब नीतू मैम से भी पूछ सकते हैं कि उनसे कोई हम्म। व्हाट्सएप कर हाँ दे, कोई फोटो खींच ठीक के। या है। या ठीक है, ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। ठीक है आज। अगर एमसीक्यू चाहिए तो मैं आज ही आज में भिजवा दूंगा, ये वाले बताओ, कुमार क्वेश्चन बैंक के। हाँ जी, भेज दीजिए सर। हाँ ये भी ये भेज दीजिए। ये भी भिजवाता हूँ। ठीक है, आज ही आज। सर जी पहले तो किताबें दिलाइए। अब बेटा मैं इधर, आप बात कर लो एक बार, आके इधर बात करो किरण। इधर आओ बेटा, आप सेंटर में अटेंड तो करो कोई क्लास। एक बच्चे ने अटेंड नहीं किया अभी तक। कोई संडे को कोई आ ही नहीं रहा है, सब इतना बिजी है। ऑफलाइन भी क्लासें होती है सर? हाँ जी बेटा, ऑफलाइन होती हैं। एक्सपेक्ट एकेडमी द्वारका मोड़, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नीचे।
हर संडे क्लास होती है, मैं क्लास सेंटर से ही तो लेता हूँ बेटा बैठ के। मैं तो वेट करता हूँ कोई बच्चा है, भगवती है, अब तो सर भगवती ने भी आना द्वारका तो छोड़ काफी दिया। दूर पड़ जाता है सर हमारे यहाँ से। तो ट्राई, कहाँ रहते हो आप? मैं तो बुराड़ी साइड में रहता हूँ, दिल्ली का पश्चिमी एरिया, पूर्वी इलाका। अरे ये तो पश्चिम पड़ जाता पूरा। किसी दिन आओ बेटा, ठीक है ना? अब आगे चले हम। आज की क्लास को इतने रखे बेटा हम, बताओ। जी। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी बुक के रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा। बुक आज प्रोवाइड करता हूँ बेटा, आज पूरी कोशिश आज ही आज में कर दूंगा, ठीक है ना, मैम से बात करके। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतने रखते हैं बेटा, आप सब जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर, बाय थैंक बेटा, यू। बाय। बाय बेटा, सबको बाय बाय। सर। बाय बेटा, बाय।